नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि चैनल पे जो है वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। 2-4 लोग लाइक करते हैं, कुछ लोग कमेंट भी करते हैं। और जो लोग लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज मेरे चैनल पे स्माइल है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जो ये प्रश्न है आप सभी जानते हैं, ये सभी एग्जामों में पूछे गए प्रश्न है और इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु बनेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा वो सभी प्रश्न बताया जाएगा। चलिए हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं और साथ में इसी क्लास में हम लोग सब प्रश्नों का रिवीजन भी करते चलते हैं, जिससे आपको अच्छी तरीके से सब चीज़ें तैयार हो जाए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है। अच्छा ठीक है, देखिए ये इंडियन ज्योग्राफी का प्रश्न है, इंडियन ज्योग्राफी का महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब कोयले को हम लोग क्या कहते हैं, तो यहाँ पे शुरू हो गया आपका प्रश्न। काला सोना कहते हैं कोयले को, क्या कहते हैं? काला सोना कहते हैं। कपास को क्या कहते हैं? अगर आपसे पूछे कपास को क्या कहते हैं, इसको जो है सफेद सोना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कपास को, इसको क्या बोलते हैं? सफेद सोना बोलते हैं, सफेद सोना। अगर आपसे पूछे कि चाय को क्या कहते हैं, चाय जो पीने वाला चाय होता है उसकी पत्ती को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हरा सोना। क्या कहते हैं? हरा सोना कहते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि आप लोग अपने जो है प्रेयसी को क्या कहते हैं, तो प्रेयसी को आप लोग क्या कहते हैं? बाबू सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? बाबू सोना कहते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है। तो चलिए, तो किस प्रकार, तो जो है एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है आपका, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है, एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो जो होती है इसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखिए 4 प्रकार के कोयले होते हैं। कोयले की बात करें 4 प्रकार का होता है। एक तो जो सबसे उच्च श्रेणी का होता है वही होता है क्या? एंथ्रेसाइट कोयला। उसको क्या बोलते हैं? एंथ्रेसाइट कोयला। ठीक, ये हो गया। उसके बाद हो जाता है आपका बिटुमिनस कोयला। कौन सा? बिटुमिनस आता है दूसरे नंबर पे, सबसे उच्च जो आता है बिटुमिनस कोयला आता है। उसके बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आता है? तीसरे नंबर पे जो कोयला आता है उसको बोलते हैं लिग्नाइट कोयला। और चौथे नंबर पे जो सबसे उच्च श्रेणी का होता है उसको बोलते हैं पीट कोयला। क्या बोलते हैं? पीट कोयला बोलते हैं। तो ये कोयले के 4 प्रकार होते हैं। और एंथ्रेसाइट कोयले की बात करें, ये सबसे उच्च श्रेणी का होता है, सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 85 से 90% होती है। जो कार्बन की मात्रा जितनी ज़्यादा अधिक होगी उतनी ज़्यादा कोयला जो है शुद्ध होगा। और बिटुमिनस कोयला की बात करें, ये भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा कोयला भारत में सर्वाधिक पाया जाता है, तो बिटुमिनस कोयला जो है भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। लिग्नाइट कोयला जो है, ये जो है इसको कहते हैं भूरा कोयला। ये भी एग्जाम में पूछा गया कि किस कोयले को भूरा कोयला कहते हैं, तो लिग्नाइट कोयले को भूरा कोयला कहते हैं। और ये कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है, तो सर्वाधिक जो है ये आप लोग ध्यान रखेंगे, सर्वाधिक ये तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है सर्वाधिक? तो ये जो है तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। पीट कोयला जो है इसको क्या बोलते हैं? ये सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है, निम्न श्रेणी, या फिर इसे कह सकते हैं सबसे घटिया श्रेणी का कोयला होता है। और ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे पीट कोयले के बारे में। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इतने कोयले से संबंधित इतना प्रश्न आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करेंगे कि किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है सबसे उच्च श्रेणी का कोयला होता है, उसमें 85 से 90% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा कोयला क्या होगा? शुद्ध मतलब कोयला होगा। उच्च श्रेणी का जो कोयला होता है उसमें कार्बन 85 से 90%। और बिटुमिनस कोयला हमने बताया दूसरे श्रेणी नंबर पे भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। तीसरे नंबर पे लिग्नाइट कोयला, इसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं सर्वाधिक जो है कोयला जो है ये वाला तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पे लिख लीजिए, ये जो कोयला तमिलनाडु में पाया जाता है सर्वाधिक। और जो पीट कोयला जो है वो सबसे निम्न श्रेणी का कोयला होता है। तो इतनी बातें आप लोग को कोयले से संबंधित इतनी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। तो देखिए OCR का जो पूर्ण रूप है ना, इसको कहते हैं ऑप्टिकल, इसको क्या कहते हैं? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे नोट कर लेंगे ऑप्टिकल। देखिए आपके एग्जाम में एक फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, या फिर वो कंप्यूटर से हो सकते हैं, या फिर कोई इकोनॉमी का टर्म हो सकता है, या फिर कोई मतलब स्टैटिक का टर्म हो सकता है। तो ये पूछा जाता है ऑप्टिकल। तो यहाँ पे जितना भी हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्टिकल कैरेक्टर और रिकॉग्नाइजेशन। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्टिकल
कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि OMR आप लोग यूज करते होंगे तो इसका क्या फुल फॉर्म होता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल, M से हो गया मार्क, R से हो गया रीडर नहीं होता है, रिकॉग्नाइजेशन होता है, रिकॉग्निशन होता है, ठीक, रिकॉग्निशन होता है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि OSS का फुल फॉर्म बता दीजिए तो इसका होता है ओपन सोर्स, इसका फुल फॉर्म होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म होता है, क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इसका फुल फॉर्म होता है। एक और फुल फॉर्म बता दीजिए, आपसे पूछे कि NIU का फुल फॉर्म बता दीजिए, NIU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है N से हो गया नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, नेटवर्क इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये सभी सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, जितना बताया गया सभी। तो देखिए OCR का फुल फॉर्म पूछे तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है। अगर आपसे पूछे कि OMR का फुल फॉर्म बता दीजिए, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन होता है। और OSS का क्या होता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। और NIU का क्या होता है, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री से है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, यहाँ से संबंधित नमक आंदोलन से प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए नमक आंदोलन कब चला था वो बात की बात है। पहले देखिए इसे ही नमक आंदोलन को ही आपसे क्या कहेगा, डांडी मार्च कह के भी पूछ सकता है, डांडी मार्च कब चला था, या फिर इसे ही बोल सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चला था। तो ये दोनों आप लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन आपसे पूछे ये कब चला था। तो यहाँ पे देखिए, अब चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। ये कब चला था, तो ये पूछे कब चला था, तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से, 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था और ये 6 अप्रैल 1930 तक चला था। कब चला था, 1930 तक। ये कहाँ से कहाँ तक, तो डांडी से, साबरमती से डांडी तक चला था। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। साबरमती जो आश्रम था, साबरमती आश्रम से लेकर के कहाँ तक, ये दांडी तक चला था, दांडी तक चला था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसमें कुल कितने किलोमीटर की यात्रा थी, तो 241। अगर मील में पूछेगा तो 241 मील बताएंगे। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर बताएंगे, 385 किलोमीटर। अगर पूछेगा कितने दिन का समय लगा था, तो इसमें 24 दिन का समय लगा था। अगर आपसे पूछेगा कितने अनुयायी साथ में गए थे, तो 79 इसमें गांधी जी के अनुयायी थे, अनुयायी मतलब फॉलोवर। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इतने प्रश्न को आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि नमक आंदोलन कब चलाया गया था, तो 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल 1930 तक चला था। साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी जी ने। किसने, महात्मा गांधी जी ने चलाया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसमें 241 मील की यात्रा किलोमीटर में पूछेगा तो 385 किलोमीटर। अगर आपसे पूछेगा कि कितने दिन का समय लगा, 24 दिन का टोटल समय लगा था। 79 अनुयायी इसमें थे। इसी को डांडी मार्च कह के भी पूछेगा आपको, डांडी मार्च का समय, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इसे बोलते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना। बढ़ते अपने प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसने श्री हरमंदिर साहब की, देखिए श्री हरमंदिर जो साहब है ना, इसे को आप लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं स्वर्ण मंदिर। इसको क्या आप लोग बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर बोलते हैं। तो स्वर्ण मंदिर कहाँ पे स्थित है, अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी अगर आप लोग से पूछे ये स्वर्ण मंदिर जो है ये स्थित कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ पे। ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। और अमृतसर पंजाब में तो स्थित है, लेकिन ये जलाशय के बीच मध्य में स्थित है। तो ये भी पूछा जाता है, ये वहाँ पे जो जलाशय बना है, जलाशय के मध्य में स्थित है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब दूसरी बात, अगर आपसे पूछे कि इसको निर्माण करने के लिए भूमि किसने दिया था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको निर्माण करने के लिए भूमि जो दिए थे वो अकबर ने दिया था। 500 बीघा भूमि दान किया था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि श्री हरमंदिर साहब की आधारशिला किसने रखी थी ना, तो वो रखे थे साईं मियां मीर ने। किसने लिखा था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी आधारशिला साईं
मियां मीर ने रखा था? किसने? साईं मियां मीर ने रखा था। अगर आपसे पूछे साईं मियां मीर कौन थे, तो ये एक सूफी संत थे। कौन थे? एक सूफी संत थे। अगर आपसे पूछे किस जो है स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अगर आपसे पूछे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका जवाब हो जाएगा इसको निर्माण करवाए थे अर्जुन देव। कौन करवाए थे? अर्जुन देव ने करवाया था, गुरु अर्जुन देव ने। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, इतनी आप लोग को बातें ध्यान रखना है। चलिए, जब आधारशिला पूछे किसने रखी थी, तो आप लोग बताएंगे साईं मियां मीर ने, जो कि एक सूफी संत थे। लेकिन जब पूछेगा कि इसकी निर्माण किसने कराया था, तो गुरु अर्जुन देव आप लोग को बताएंगे। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें नंबर के गुरु थे। इनको फांसी किसने दिया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चल के इन्हें फांसी जहांगीर दे देता। कौन? जहांगीर इनको फांसी दे देता। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करवाते हैं हम। अरे हाँ, तो रिवीजन हो गया। स्थित कहाँ पे है? अमृतसर पंजाब में स्थित है। और जलाशय के मध्य में भूमि किसने दान किया था इसके लिए, तो अकबर ने भूमि दान किया था। अगला प्रश्न है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से सिख धर्म से इंपॉर्टेंट प्रश्न था। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, सिख धर्म से यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अमेरिका का कौन राज्य सब पहले से रूस का भाग था, तो अमेरिका का कौन सा राज्य पहले से रूस का भाग था, तो अलास्का के बारे में आप लोग जानते हैं। अलास्का, अमेरिका में कुल 50 प्रांत हैं, जिसमें से एक अलास्का है। और अमेरिका ने इसे खरीदा था। किससे खरीदा था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अमेरिका ने इसे रूस से खरीदा था। किससे खरीदा था? रूस से खरीदा था। कौन? 1867 में इसे रूस से अमेरिका ने खरीदा था, 1867 में। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और अलास्का, अब थोड़ी सी बातें यहाँ पे जियोग्राफी के पढ़ते हैं यहाँ से, क्योंकि अगर आपसे पूछे कि 1000 धुआरों की घाटी किसे कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए 10,000। अगर आपसे पूछे कि 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ पे स्थित है, तो वो अलास्का में है। कहाँ पे? अलास्का में स्थित है। ठीक, इसको ये पहले रूस में था, इसको अमेरिका ने खरीद लिया, तो ये अलास्का में स्थित है। अगर आपसे एक प्रश्न और अगर आपसे पूछे कि माउंट मैकिनले कहाँ पे स्थित है, माउंट मैकिनले कहाँ पे स्थित है, माउंट मैकिनले, तो ये भी आप लोग बताएंगे ये अलास्का में स्थित है। किसमें? अलास्का में स्थित है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखें। एक यहाँ पे एडिशनल पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, डेनमार्क के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। डेनमार्क के बारे में अगर आपसे पूछे कि ये स्थित कहाँ पे है, डेनमार्क कहाँ पे स्थित है, तो ये जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। किसमें? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। लेकिन अगर आपसे पूछे राजनीतिक इस पे अधिकार किसका है, राजनीतिक अधिकार किसका है, तो डेनमार्क का अधिकार है। डेनमार्क एक यूरोपीय कंट्री है, इसका जो है डेनमार्क का इस पे अधिकार है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। डेनमार्क और ग्रीनलैंड के बारे में यहाँ पे ग्रीनलैंड लिखना था, ये डेनमार्क कैसे हो गया, तो ग्रीनलैंड। तो चलिए ग्रीन पेन से ग्रीनलैंड लिख दिए यहाँ पे। ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। विश्व का अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के भाग था, तो अलास्का पहले रूस का भाग था। अमेरिका ने जो है खरीदा था इसे रूस से 1867 में रुपया दे करके, सीधा प्रांत ही खरीद लिया था। 10,000 धुआरों की घाटी अलास्का में है। माउंट मैकिनले कहाँ पे है? अलास्का में है। और डेनमार्क, ग्रीनलैंड के बारे में बताया हमने, स्थित पूछे कहाँ पे, उत्तरी अमेरिका में। लेकिन इसका जो है राजनीतिक अधिकार किसका? डेनमार्क का है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक, अगला प्रश्न है कि विशाल गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है, तो देखिए जब विशाल गिलहरी पूछेगा ना, तो ये है आपका, ये कौन सा है, ये है आपका महाराष्ट्र का। कहाँ का? महाराष्ट्र का। अभी महाराष्ट्र के बारे में आप लोग इसके कालपुर्जे के बारे में अभी देखते हैं। पहले देखते लेते हैं राजकीय पशु। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु। अगर आपसे पूछेगा कि वहीं पे अभी हाल ही में बना है, क्या बोलते हैं, लद्दाख का, अगर आपसे पूछे कि लद्दाख का राजकीय पशु क्या है, तो ये है हिम तेंदुआ। क्या है? हिम तेंदुआ। और हिम तेंदुआ के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे, हिम तेंदुआ के बारे में। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? स्नो लियोपर्ड बोलते हैं। किसे क्या बोलते हैं? स्नो लियोपर्ड बोलते हैं। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, स्नो लेपर्ड बोलते हैं।
इंग्लिश में। तो हम लोग महाराष्ट्र लिख दिए क्या? तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग आप लोग को क्या बताना है? अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र के बारे में इसकी राजधानी क्या है, तो महाराष्ट्र की अगर राजधानी आपसे पूछेगा तो राजधानी बता देंगे इसकी मुंबई में है। कहाँ पे? मुंबई में है। अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र के सीएम कौन है, मुख्यमंत्री, तो देवेंद्र फडणवीस हैं। यहाँ के सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। फडणवीस यहाँ के सीएम देवेंद्र फडणवीस हैं, अभी हाल ही में बने हैं। अगर आपसे पूछे यहाँ पे महाराष्ट्र के बारे में कुछ और चीजें आप लोग से पूछे, अगर आपसे पूछे कि लाडली, अगर आपसे पूछे कि मांझी लड़की, अगर आपसे पूछे कि माझी लाडकी बहन योजना कहाँ का है? अभी हाल ही में ये चला है बहन योजना। ये जो है ये किस राज्य का है? तो योजना, तो ये जो है महाराष्ट्र राज्य का है। ये अभी हाल ही में स्टार्ट हुआ है, करंट अफेयर का प्रश्न है। माझी है यार, मांझी जी। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि विशाल गिलहरी किस राज्य का राजकीय पशु है? तो महाराष्ट्र का है। अगर उत्तर प्रदेश का पूछे क्या है? बारहसिंगा है। लद्दाख का पूछे तो हेम तेंदुआ है, जिसको क्या बोलते हैं? स्नो लेपर्ड बोलते हैं। और हमने बताया कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। इसका जो है मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और माझी लाडकी बहन योजना कहाँ का है? माझी लाडकी बहन योजना, तो ये महाराष्ट्र का योजना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कल्पना चावला। तो यहाँ पे लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, ये थी कल्पना चावला थी। कल्पना चावला ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये भारतीय मूल की थी, हरियाणा की रहने वाली थी। भारतीय मूल का मतलब पहले भारतीय में, फिर वो नागरिकता कहाँ के ले ली थी? अमेरिका की वो निवासी हो गई थी, तो उसको बोलते हैं भारतीय मूल की कल्पना चावला। अगर आपसे पूछे कि ये पहला जो है पहली बार अंतरिक्ष में ये कब गई थी? तो 1997 में। कहाँ गया यार? अगर आपसे पूछे कि ये पहली बार अंतरिक्ष में कब गई थी, पहली बार जो है अंतरिक्ष में कब गई थी, तो ये 1997 में गई थी। कब गई थी? 1997 में, 1997 में गई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि इनकी जो है मृत्यु एक दुर्घटना में हो जाती है, वहां पे गई थी अंतरिक्ष में, उसी दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये पूछा जाता है कब मृत्यु हुई थी इनकी, मृत्यु के बारे में ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इनकी जो है मृत्यु कब होती है, तो इनकी मृत्यु जो है 2003 में हो जाती है। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री कौन थे, अगर आपसे पूछे कि पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे, तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन बने थे, तो वो राकेश शर्मा थे। कौन थे? राकेश शर्मा थे। और राकेश शर्मा अगर आपसे गए कब थे, तो ये राकेश शर्मा गए कब थे? 1984 में। कब गए थे? 1984 में। इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की जो पहली महिला थी वो कल्पना चावला थी। ये कहाँ पे स्थित है? ये कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा की। मृत्यु कब हो जाती है? 2003 में। और पहली बार अंतरिक्ष में अगर पूछे ये कब गई थी, तो 1997 में गई थी। ठीक। और पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा है, 1984 में गए थे। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएनओ, महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ पे करंट अफेयर के भी प्रश्न बताए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र जो है इनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और एंटोनियो गुटेरेस के बारे में पूछता है ये रहने वाले कहाँ के हैं, तो पुर्तगाल के रहने वाले। कहाँ के? पुर्तगाल के रहने वाले। और महासचिव के बारे में पूछ रहा है, अगर आपसे पूछे कि इसके पहले महासचिव कौन थे, यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो वो थे ट्रिगवेली। कौन थे? ट्रिगवेली जी थे इसके पहले महासचिव। तो इनके बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। यूएनओ के बारे में देख लेते हैं, स्थापना कब हुआ, मुख्यालय कहाँ है, वगैरह वगैरह। तो यूएनओ के बारे में पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना बताएंगे 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में यहाँ इसका हेडक्वार्टर है। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है और मैनहट्टन द्वीप पे है। मैनहट्टन द्वीप पे है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे,
मैनहट्टन द्वीप पे है। उसके बाद पूछे कि इसका जो है सदस्य इसमें कितने हैं, सदस्य कितने हैं, तो 193 सदस्य देश हैं। और अगर आपसे पूछे कि नवीनतम कौन सा सदस्य देश है, तो दक्षिणी सूडान है। कौन सा, दक्षिणी सूडान है। राजधानी इसका जुबा है, जुबा राजधानी है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। और क्या बता दें यहाँ से, हाँ, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है वर्तमान समय में, तो वर्तमान समय वाले जो है एंटोनियो गुटारेस हैं, पुर्तगाल के रहने वाले हैं। ट्रिगवेली जो है नॉर्वे के रहने वाले थे, शायद नॉर्वे के रहने वाले थे, आप लोग इसको देखिएगा। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अक्टूबर 1945 पे न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय मैनहट्टन द्वीप पे। और इसमें सदस्य देश 193, नवीनतम वाला दक्षिणी सूडान है, राजधानी जुबा। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे यूएनओ के अंग कितने हैं, कुल 6 अंग है, तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पुस्तकों से संबंधित। तो देखिए हर एग्जाम में एक पुस्तक के बारे में पूछा जाता है, चाहे वो मतलब पुराने पुस्तक हो या फिर नवीन पुस्तक हो, करंट अफेयर के, या फिर पुराने पुस्तक के बारे में पूछ लेता है, या फिर कुछ हिस्ट्री के भी पुस्तकों के बारे में पूछ लेता है। ठीक, तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, कुछ मतलब कभी कभी जो है हिंदी के भी पुस्तक पूछ लेता है। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये पुस्तक जो है, ये अभी जो है करंट अफेयर की पुस्तक है। तो इसको लिखी कौन थी, तो अरुंधति राय। कौन लिखी थी, अरुंधति राय ने इसे लिखा था। बहुत ही फेमस पुस्तक है, एग्जाम में ये पूछा गया है प्रश्न, एग्जाम में ये पूछा गया प्रश्न है और इस इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर का प्रश्न है। अब यहाँ पे जो है करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चनों के बारे में देख लेते हैं। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, अगर आपसे पूछे किसकी पुस्तक है, थ्रू द, पहले इसका जो पेन चेंज करते भाई, थ्रू द ब्रोकन ग्लास, अगर आपसे पूछे थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये किसकी पुस्तक है, तो थ्रू द ब्रोकन ग्लास है टी.एन. शेषन की पुस्तक है। किसकी, टी.एन. शेषन की पुस्तक है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, थ्रू द ब्रोकन ग्लास। और अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछे कि रेत की समाधि किसकी पुस्तक है, रेत की समाधि किसकी पुस्तक है, तो ये है गीतांजलि श्री की पुस्तक, गीतांजलि श्री की पुस्तक है। ठीक, रेत की समाधि। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि ये ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, तो ये नेल्सन मंडेला की पुस्तक, किसका, नेल्सन मंडेला की पुस्तक है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि चेंजिंग इंडिया किसकी पुस्तक है, तो चेंजिंग इंडिया जो है, चेंजिंग इंडिया ये अगर आपसे पूछे ये किसकी पुस्तक है, तो ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है। किसकी, मनमोहन सिंह की पुस्तक है। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आप लोग को रिवीजन कराते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसकी पुस्तक है, किसने लिखा था, तो अरुंधति राय ने लिखा था। थ्रू द ब्रोकन ग्लास ये टी.एन. शेषन की पुस्तक है। अगर आपसे पूछे कि द रेत की समाधि ये गीतांजलि श्री की पुस्तक है। ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है, नेल्सन मंडेला की है। चेंजिंग इंडिया ये मनमोहन सिंह की पुस्तक है। चलो पार्थ अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में बाघों की आबादी को बनाए रखने के लिए कौन सा योजना चलाया गया था, तो इसके लिए जो योजना चलाई गई थी ना भाई, तो ये इंपॉर्टेंट लगा के लिखिए। इसके लिए जो योजना चलाई गई थी वो हजारों बार एग्जाम में पूछा गया है। और उस योजना को क्या कहते हैं, इस योजना को कहते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में भी आप लोग को ध्यान रखना है। और प्रोजेक्ट टाइगर जो योजना है वो 1973 में चलाई गई थी। अब टाइगर से संबंधित कुछ चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। जैसे अगर आपसे पूछ ले कि भाई हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जो है बाघ दिवस कब मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो है बाघ दिवस कब मनाते हैं, तो बाघ दिवस जो है हम लोग मनाते हैं, कब मनाते हैं, ये 29 जो है जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 29 जुलाई को दिन मनाते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि हमारे पास कुल बाघ अभ्यारण्य किसने प्रेजेंट टाइम में, करंट अफेयर का प्रश्न है। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास कुल बाघ अभ्यारण्य कितने हैं, तो 56 बाघ अभ्यारण्य है। और 56 नंबर का जो नवीन बना है उसको क्या बोलते हैं, गुरु घासीदास जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है। और गुरु घासीदास जो टाइगर रिजर्व है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे स्थित है, तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में। तो ये भी रंगे हाथ याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि टाइगर स्टेट किसे कहते हैं, तो मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे कि टाइगर जो है, टाइगर भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहते हैं, तो मध्य प्रदेश को। अगर आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक टाइगर कहाँ पे है, सर्वाधिक जो है ये टाइगर वाला राज्य कौन सा है, तो भी आप लोग का क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो
जय हो मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। इसके जो मुख्यमंत्री कौन थे यहाँ के? शिवराज सिंह चौहान, अभी बदल चुके हैं। भारत में बाघों को आबादी के बनाए रखने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर चलाई गई थी, 1973 में चली थी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा कई बार गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हम लोग 29 जुलाई के दिन मनाते हैं। बाघ अभ्यारण्य हमारे पास प्रेजेंट टाइम में 56 है और नवीनतम जो है गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को कहते हैं, किसको कहते हैं? टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश को। और सर्वाधिक टाइगर वाला जो राज्य है मध्य प्रदेश में है। तो ये भी बात है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट साइंस का प्रश्न है, कह रहा है कि छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पे देखिए कुछ पौधे, कुछ खाने वाले फसलों फल फूल फसलों के भी वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं, कुछ पेड़ों के भी वैज्ञानिक नाम पूछे जाते हैं। तो अभी तो इसका पूछा है सिमोसा, क्या होता है इसका? सिमोसा पुडिका होता है। क्या होता है? सिमोसा पुडिका होता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम आप लोग को याद रखना। अगर आपसे पूछे कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम बता दीजिए, और ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, ट्रिटिकम, इसका वैज्ञानिक होता है ट्रिटिकम स्टीवम, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब चावल का पूछ ले, चावल का वैज्ञानिक नाम पूछ ले, तो इसका होता है अरयजा सटीवा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है अरयजा सटीवा। थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा नाम में आपको मिल सकता है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे कि साल वृक्ष का जो है, अगर आपसे पूछे कि साल वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो साल वृक्ष का जो वैज्ञानिक नाम होता है ना, वो होता है सोरिया रोबुस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? सोरिया रोबुस्टा। और ये साल वृक्ष वाला भी पूछा है एग्जाम में, ठीक, ये भी एग्जाम में पूछा है। एक सेब का याद रखिएगा, एक सर्पगंधा का याद रखिएगा, क्योंकि ये दोनों भी पूछे गए हैं, सेब का और सर्पगंधा। अगर आप लोग को याद नहीं होता तो भी चिल्ल मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम याद करवा देंगे, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है एग्जाम में रिवीजन होती रहती हैं, ठीक, सॉरी, ये सभी चीज़ें जो है क्लास में रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए सेब का जो वैज्ञानिक नाम है, इसका नाम है मेलस डोमेस्टिका है। क्या है? मेलस डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है, मेलस डोमेस्टिका इसका वैज्ञानिक नाम है। अब आप लोग को यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे सर्पगंधा का आप लोग को याद रखना है जरूर। सर्पगंधा का क्या होता है? राउल्फिया, थोड़ा सा टेढ़ा है भाई, मैं खुद नहीं यहाँ पे नाम याद रख पाता, ना ही बोल पाता हूँ। तो सरपेटिया, राउल्फिया सरपेंटिया इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक, सरपेंटिया, ठीक। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, मुझे पता है आप लोग को याद हो गया होगा। देखिए छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है सिमोसा पुडिका, सिमोसा पुडिका। इससे बढ़िया समोसा रख दिए होते तो भी आसानी से याद हो जाता। गेहूं का क्या है? ट्रिटिकम स्टीवम, एग्जाम में पूछा गया है। चावल का भी पूछा गया है, अरयजा सटीवा इसका होता है। और साल वृक्ष का क्या होता है? सोरिया रोबुस्टा, इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोरिया रोबुस्टा। और सेब का होता है मेलस डोमेस्टिका होता है, और सेब का मेलस डोमेस्टिका। और राउल्फिया सरपेंटिया ये जो होता है सर्पगंधा का होता है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कभी पूछ लेता है। 1 MB में कितने बाइट, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 MB में कितना KB होता है? 1 GB में कितना MB होता है? ये सभी पूछ लेता है। तो 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है ना, तो जब कुछ पूछे तो 1024 यहाँ पे 1024 इसमें बाइट होता है। चलिए सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। सबसे पहले TB से उठाते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 TB में जो है, 1 TB यानी कि 1 टेराबाइट में कितने GB होते हैं, तो 1024 GB होते हैं। कितना? 1024 GB होते हैं, मतलब GB मतलब गीगाबाइट। तो 1 गीगाबाइट में क्या होता है? 1 गीगाबाइट में कितने MB होते हैं? तो 1024 जो है 1024 MB होते हैं, ठीक। अगर आपसे पूछे कि 1 MB में कितने KB होते हैं? 1 MB मतलब मेगाबाइट, 1 MB में 1024 जो है 1024 KB होते हैं। KB मतलब किलोबाइट, ठीक। अब बताएंगे आप लोग कि 1 किलोबाइट में जो है, 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1 किलोबाइट में 1024 जो है यहाँ पे लिखा गया है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, तो 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। अगर आपसे पूछे कि 1 बिट में क्या होता है, 1 निबल में कितने बिट होते हैं, ये भी पूछा गया। 1 निबल में कितने बिट होते हैं? 1 निबल में 4 बिट होते हैं। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक।
तो चलिए रिवीजन करते हैं, क्योंकि सारे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप जान पाएंगे कि आपके मोबाइल में कितनी MB बची है, कितनी GB बची है। तो देखिए, एक TB में 1024 GB, ठीक, एक GB में 1024 MB, एक MB में 1024 KB, एक KB में 1024 बाइट, एक बाइट में 8 बिट, और एक निबल में भी कितने बिट, 4 बिट। ठीक, इतनी चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था। वाह, तो इसमें चला था जो है गांधी जी के द्वारा यहाँ पे आंदोलन चलाया गया था 1905 में, उसको बोलते हैं स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में धूम मचाता है। स्वदेशी, स्व गलत हो गया। स्वदेशी आंदोलन कब चला था? 7 अगस्त 1905। स्वदेशी, स्वदेशी आंदोलन, अगर आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 में। किसने शुरू किया था? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी जी द्वारा। किसने? महात्मा गांधी जी द्वारा 7 अगस्त 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। इसमें तिरंगा झंडा के बारे में बात करते हैं कि तिरंगा झंडा अगर आपसे पूछे कि इसका रंग क्या था, तिरंगे झंडे का रंग क्या था, तो रंग था लाल हरा पीला। लाल हरा पीला। अगर आपसे पूछे तिरंगा झंडा को डिजाइन किसने किया था, तो वो गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि आंदोलन का यहाँ पे क्या बोलते हैं, कौन सा गीत बोलते हैं, तो आंदोलन का अगर आपसे पूछे कि शीर्षक गीत क्या था, शीर्षक गीत, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि शीर्षक गीत इसका क्या था, तो वंदे मातरम इसका क्या था, शीर्षक गीत था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि स्वदेशी आंदोलन हुआ क्यों, तो इसका कारण क्या था, तो इस समय क्या किया जाता, अंग्रेजों के द्वारा बंगाल विभाजन किया जा रहा था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो ये भी ध्यान रखेंगे 1905 में। किसके समय में, तो कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। तो ये भी बातें पूछा जाता है कि किसके काल में बंगाल विभाजन हुआ था, कर्जन के समय में। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। मॉडर्न हिस्ट्री से एकदम लल्लन टॉप वाला प्रश्न था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। बंगाल में किस आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा डिजाइन किया गया था? स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो महात्मा गांधी जी ने। इसमें रंग क्या था तिरंगे झंडे में, ये भी पूछा जाता है। तो लाल हरा पीला यहाँ पे रंग था। और आपसे पूछे डिजाइन किसने किया था, तो डिजाइन महात्मा गांधी जी ने किया था। शीर्षक गीत क्या थे? वंदे मातरम थे। और कारण क्या था? बंगाल विभाजन 1905, कर्जन के समय में बंगाल विभाजन हो रहा था, याद रखेंगे। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग के वाहक हैं? तो मादा एनाफिलीज मच्छर जो है मलेरिया के वाहक है। मलेरिया के बारे में, अभी मलेरिया के बारे में आप लोग से करंट अफेयर के भी प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक, तो मादा एनाफिलीज मच्छर, अगर आपसे पूछे कि इसमें प्रोटोजोआ क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर में प्रोटोजोआ, कौन सा प्रोटोजोआ होता है? प्रोटोजोआ कौन सा होता है मादा एनाफिलीज मच्छर में? तो इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ आता है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। प्लाज्मोडियम जो है प्रोटोजोआ होता है। ये भी बातें आप लोग, अगर आपसे पूछे कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, इस बात की खोज किसने किया था? तो इस बात की खोज किससे? रोनाल्ड रॉस ने। किसने? रोनाल्ड रॉस ने किया था कि भाई मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो इस बात की खोज किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने किया था। अगर आपसे पूछे कि इससे प्रभावित अंग कौन सा होता है, कौन सा अंग जो है प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो स्प्लीन प्रभावित होता है। स्प्लीन प्रभावित होता है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? प्लीहा बोलते हैं। ये क्या हो जाता है? प्रभावित हो जाता है। अगर आपसे पूछे एक और बात आप लोग बताएंगे कि हाँ, अगर आपसे पूछे कि मलेरिया की दवा क्या होती है, तो कुनैन होती है मलेरिया की दवा। ये भी 1000 बार एग्जाम में पूछा गया। कुनैन दवा, उससे ज़्यादा ये पूछा जाता है बनता कैसे है, तो ये सिनकोना वृक्ष से बनता है। किससे बनता है? सिनकोना वृक्ष से। अभी हाल ही में मलेरिया की वैक्सीन खोजी गई है, इसका जो है करंट अफेयर का प्रश्न है। तो मलेरिया की खोजी गई पहली वैक्सीन का नाम है, पहली वैक्सीन कौन सी है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसका नाम है मॉस्किवरिक्स। क्या नाम है? मॉस्किवरिक्स। अगर आपसे पूछे किसकी वैक्सीन है, तो वो मलेरिया की वैक्सीन है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि मादा एनाफिलीज मच्छर
किस रोग के वाहक हैं, तो मलेरिया के वाहक हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मलेरिया किससे होता है, तो रोनाल्ड रॉस ने कहा था कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। प्रोटोजोआ कौन सा होता है इसमें, प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, कौन सा अंग प्रभावित होता है मलेरिया से, तो स्प्लीन या फिर प्लीहा आप कह सकते हैं, ये इसमें प्रभावित होता है। इसकी दवा जो है कुनैन की वृक्ष से निकाली जाती है, सॉरी सिनकोना वृक्ष से निकाली जाती है, जिसका नाम है कुनैन। पहली वैक्सीन कौन सी मलेरिया की बनाई गई है, मास की वृक्ष से इसकी पहली वैक्सीन बनाई गई है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, कह रहा है कि कौन स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। कभी कभी स्मारक का नाम दे के कौन राजा बनवाया था, किस राज्य से संबंधित है, किस वंश से संबंधित है, या फिर किस शैली में बनाया गया है, या फिर ये पूछता है वो कहाँ पे स्थित है। तो ये सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी क्या पूछ रहा है कि कौन सी स्मारक तमिलनाडु में, वास्तुकार कौन है, ये भी पूछा जाता है। तो देखिए तमिलनाडु में स्थित तो बहुत सारे जो है स्मारक हैं, लेकिन जो बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है उनको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे बृहदेश्वर मंदिर अगर आपसे पूछ ले, बृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है, तो ये आप लोग बताएंगे तमिलनाडु में है। अगर आपसे पूछे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, मीनाक्षी मंदिर अगर आपसे पूछे ये कहाँ पे है, तो ये भी आपके तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि वहीं पे रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, रॉक मेमोरियल कहाँ पे स्थित है, मेमोरियल ये विवेकानंद से संबंधित है, ये भी कहाँ पे है, और ये भी तमिलनाडु में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे सेंट फोर्ट जॉर्ज कहाँ पे स्थित है, तो ये सेंट जॉर्ज किला, तो इसको बोलते हैं सेंट जॉर्ज किला। अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, तो भी तमिलनाडु में स्थित है। तो ये चारों चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। करंट अफेयर से तमिलनाडु के से कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कहाँ, जिसका नाम है भारत का पहला वर्टिकल रेल ब्रिज, तो ये कौन सा बना था, तो पहला वर्टिकल रेल ब्रिज जिसका नाम है पंबन 2.0, पंबन 2.0। ये अगर आपसे पूछे कहाँ पे स्थित है, करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक। अगर आपसे पूछे कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, तो ये भी तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि थाईपुसम कहाँ पे मनाते हैं, थाईपुसम फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, तमिलनाडु में। अगर आपसे पूछे कि जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पे मनाते हैं, तो ये भी आपके कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को तमिलनाडु से याद रखना है कि कौन स्मारक तमिलनाडु में स्थित है, तो बृहदेश्वर मंदिर, सेंट जॉर्ज का किला तमिलनाडु में स्थित है, मीनाक्षी मंदिर भी तमिलनाडु में स्थित है, रॉक मेमोरियल भी तमिलनाडु में स्थित है। रॉक मेमोरियल कहाँ पे, तमिलनाडु में। पहला वर्टिकल रेल ब्रिज कौन है, पंबन 2.0 पहला वर्टिकल रेल ब्रिज है। थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू फेस्टिवल कहाँ पे, तमिलनाडु में मनाई जाती है। तो इतनी बातें आप लोग को याद रखना है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो ये चीज़ें आप लोग कर लीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके बताइएगा क्लास आपको कैसा लगा। जो लोग कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ पे जरूर जाके पीडीएफ पढ़ें। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए कितनी प्रीमियम देय है। तो देखिए ये जो प्रधानमंत्री फसल योजना है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोग के लिए। अगर आपसे पूछे कि ये फसल बीमा योजना जो है ये शुरू कब हुई थी, तो ये आप लोग बताएंगे ये शुरू कब हुई थी। तो ये पूछे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये जो शुरू हुई थी तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे शुरू किया था। किसने शुरू किया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। क्या यार, प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। अगर आपसे पूछे कब शुरू किया था, तो ये 18 फरवरी कब शुरू हुआ था, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। 18 फरवरी 2016 को ये योजना शुरू होती है। प्रीमियम कितनी दिया है, तो अलग अलग फसलों के लिए अलग अलग। जैसे अगर आपसे पूछे रबी फसल के लिए इसमें कितनी प्रीमियम दिया है, तो रबी की फसल के लिए 1.5%, फसल का पूरा 1.5%। उसके बाद अगर आपसे पूछे खरीफ की फसल के लिए कितनी प्रीमियम दिया है, खरीफ की फसल के लिए कितनी है, तो ये है 2%। कितना है, 2%। अगर आपसे पूछे बागवानी फसलों के लिए, बागवानी या फिर दलहन फसलों के लिए पूछे कितनी है, तो वो है 5%। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, कितनी है, 5% है। तो ये भी बातें आप लोग को, यही बातें आप लोग को ध्यान रखना है।
तो और कुछ योजनाओं के बारे में, जैसे अगर आपसे पूछे कि स्टार्टअप इंडिया योजना, अगर आपसे पूछे स्टार्टअप, यहाँ पे नोट करेंगे स्टार्टअप इंडिया योजना जो है ये भारत में कब शुरू की गई थी? स्टार्टअप इंडिया योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 16 जनवरी 2016 को शुरू की गई थी। एक और यहाँ पे रंगे हाथ योजना, अगर आपसे पूछे कि उज्ज्वला योजना पूछ ले, अगर आपसे पूछे उज्ज्वला जो है योजना कब शुरू हुई थी, तो ये 2 चरणों में चली थी। पहली चरण जो है इसकी 1 मई 2016 में शुरू हुई थी। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी गई है, तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होता है 18 फरवरी 2016 को, ये एग्जाम में पूछी गई है और मोदी जी ने इसे शुरू किया था। और फसल के लिए इसमें देय कितनी है? तो देखिए अगर आप रबी की फसल के लिए 1.5% और खरीफ की फसल के लिए 2% और बागवानी फसल के लिए 5%। स्टार्टअप इंडिया योजना महत्वपूर्ण है, एग्जाम में ये भी पूछी गई है। तो ये पूछे कितने? तो 2016 में। उज्ज्वला योजना ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो ये शुरू हुई थी 1 मई 2016। कई बार ये दोनों योजनाएं एग्जाम में पूछी गई हैं। ओपेक में कितने सदस्य देश हैं? देखिए ओपेक में 13 सदस्य देश हैं। अगर ओपेक का हेडक्वार्टर पूछ ले कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। कहाँ पे? वियना। और वियना कहाँ की राजधानी है? तो ये ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो एक बात ये हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो स्थापना इसकी 1960 में हुई थी। अगर आपसे पूछे ओपेक का है क्या, ओपेक किसे कहते हैं, तो ओपेक देखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। ओपेक का मुख्यालय क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लिख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे ओपेक के में कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें सदस्य देश 13 हैं अभी वर्तमान समय में। अगर आपसे पूछे स्थापना कब हुई थी, 1960 में। अगर आपसे पूछे इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। और बात करते हैं, अगर आपसे पूछे ओपेक किसे कहते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका जो है फुल फॉर्म होता है। तो देखिए अगला प्रश्न है, किसे बायो से प्रश्न है, कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं। बायो से प्रश्न है, कह रहा है मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो जब मानव शरीर में पूछे तो आप लोग ठोकेंगे कितना? 206 हड्डियां। लेकिन अगर आपसे पूछे कि शिशुओं में कितनी हड्डियां होती है, शिशुओं में अगर आपसे पूछे कि कितनी हड्डियां होती हैं, तो यहाँ पे 300 हड्डियां होती हैं, 300 प्लस भी होती हैं। तो शिशुओं में 300 हड्डियां होती हैं। आगे बात कर लेता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे क्या, अगर आपसे पूछे हड्डियों का निर्माण किससे होता है, तो कैल्शियम फास्फेट से होता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, किससे? कैल्शियम जो है फास्फेट से इसका निर्माण होता है। कैल्शियम फास्फेट से हड्डियों का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछे कि अलग अलग जगहों पे हड्डियों की संख्या अलग अलग होती है, अगर आपसे पूछे कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, हमने अभी कल बताया था खोपड़ी में कुल 29 हड्डियां होती हैं, जिसमें क्या क्या चीज़ें आती है? कपाल आती है। तो कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8 आती है। खोपड़ी में ही चेहरा आता है, चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं? 14 चीज़ें। खोपड़ी में ही क्या आता है? खोपड़ी में कपाल आता है, चेहरा आता है, इसमें कान आता है, कान। तो कान में कुल 6 हड्डियां होती है, 3 एक कान में, 3 एक कान में। ठीक। सबसे छोटी हड्डी क्या है? स्टेपीज। अगर आपसे पूछे कि इसमें ऊपरी गर्दन में भी एक हड्डियां पाई जाती हैं, ऊपरी गर्दन में भी एक हड्डियां पाई जाती है, जिसका क्या नाम है? होवाइड। इसका नाम है क्या है? होवाइड इसका नाम है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। होवाइड इसका नाम है, एक हड्डी केवल पाई जाती है। इस तरह से कुल 29 हड्डियां यहाँ पे पाई जाती हैं। एक रोग बताइए हड्डियों से संबंधित। अगर आपसे पूछे कि ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किससे संबंधित है, तो ये बताएंगे आप लोग ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग किससे संबंधित है। तो ऑस्टियो जो है, पोरोसिस नामक रोग जो है, ये पाए जाते हैं हड्डी में। तो ये हड्डी से संबंधित है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप सभी जानते हैं। तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। 300 हड्डी शिशुओं में होती है। केवल हड्डी तोड़ना ही ना जानिए, हड्डी कितनी होती है ये भी जानिए। खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29 हड्डी होती है। कपाल में, जिसमें पाया जाता है 8 हड्डी। चेहरे में 14 हड्डी होती हैं। तो जैसे आप लोग जानते हैं
और कान में 6 हड्डी होती है और ऊपरी गर्दन में 1 हड्डी होती है जिसे होवाइड बोलते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस नामक रोग जो होता है वो हड्डियों में होता है और कैल्शियम फॉस्फेट का निर्माण जो है, कैल्शियम फॉस्फेट हड्डियों का निर्माण के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी कब बनाया गया? तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी। देखिए लीग ऑफ नेशन यहाँ पे एक चीज है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? इसको बोलते हैं राष्ट्र संघ बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं राष्ट्र संघ। और इसकी स्थापना की गई थी 1920 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जो प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तब इसका जो है निर्माण किया गया था। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। लीग ऑफ नेशन इसको क्या बोलते हैं? हमने बताया इसको ही बोलते हैं, इसको बोलते हैं राष्ट्र संघ। इसका जो निर्माण हुआ था 1920 में, क्यों हुआ था? इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था इसमें विश्व युद्ध को रोकने के लिए। विश्व युद्ध, जैसे पहला विश्व युद्ध जब हुआ था तब इसका निर्माण किया गया था और ये सोच के किया गया था कि कभी दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो ये रोकेगा, ठीक। विश्व युद्ध रोकने के लिए इसका निर्माण हुआ था। और इसका जो निर्माण हुआ था 1920, ये पहले जो युद्ध है, पहला जो विश्व युद्ध है, पहले विश्व युद्ध के बाद हुआ था, युद्ध के बाद हुआ था, ठीक। पहला विश्व युद्ध के बाद हुआ था। तो ये पहला विश्व युद्ध कब चला था? तो ये 1914 से लेकर के 1918 तक पहला विश्व युद्ध चला था। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद 1920 में इसका निर्माण किया गया था ताकि फिर भविष्य में कभी विश्व युद्ध की जैसी कोई घटना ना हो। परंतु ये जो है विश्व युद्ध, मतलब दूसरे विश्व युद्ध को रोकने में असफल रहा। दूसरे विश्व युद्ध को क्या होगा? ये सेकंड जो विश्व युद्ध था, सेकंड विश्व युद्ध को क्या हुआ? रोकने में ये असफल रहा, ठीक। तो इसी के वजह से क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। लीग ऑफ नेशन के जगह पे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई? 1945 में की गई। तो बस यही बात, इतनी बात आप लोग को याद रखना है, ठीक। बस यही बात आप लोग को बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र को लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कब बनाया गया? तो जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसका उत्तराधिकारी इसको बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, नहीं रोक पाया ये, तब क्या किया गया? संयुक्त लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी संयुक्त राष्ट्र को बना दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध अगर आपसे पूछे कब हुआ था, तो 1939 से 1945 तक चला था, तब ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अगर आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी कब बनाया गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध कब चला था? तो ये 1939 से 1945 के बीच में चला था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। लीग ऑफ नेशन जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्र संघ बोलते हैं। और 1920 में इसकी स्थापना क्यों किया गया? क्योंकि विश्व युद्ध की जैसी कोई घटना होने ना पाए। लेकिन ये पहले विश्व युद्ध के बाद इसका स्थापना किया जाता है। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध को ये रोकने में असफल रहा। तो इस वजह से इसको समाप्त करके इसके जगह पे संयुक्त राष्ट्र संघ बना दिया गया। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, फिर गांधी बाबा यहाँ पे आ गए। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन को कब समाप्त हुआ? तो यहाँ पे एक कांड हो गया था। कौन सा कांड हो गया था? तो चौरी चौरा कांड हो गया था। कौन सा? चौरी चौरा कांड हो गया था। अब चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 4 फरवरी। कभी 4 फरवरी भी मिलता है, कभी 5 फरवरी भी मिलता है। तो 1922 को हुआ था। ये क्यों हुआ था? तो यहाँ पे किसान कुछ आंदोलन करता थे, कुछ किसान जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उस पर जो है पुलिस कर्मियों के द्वारा गोली चला दिया जाता है। तो वो लोग भड़के, कहें कि अरे कैसे गोली चला दी है, इनकी इतनी कैसे हिम्मत हो गई। तो वो लोग क्या किए, किसान जो आंदोलन करता थे वो 23 पुलिस कर्मी को क्या कर दिए, 23 पुलिस जो कर्मी थे उनको क्या कर दिए, जिंदा जला दिए। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, जिंदा उनको जला दिया। और ये यहाँ पे 23 पुलिसकर्मी थे, ये बात एग्जाम में पूछी गई। तो कितने पुलिसकर्मियों को जलाया गया था, ये बातें पूछी गई। तो अब जला दिया गया, उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद लपेट लिए गए गांधी जी। तो गांधी जी को क्या कर लिया गया, गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, तो इसके बाद गांधी जी को क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी को कब गिरफ्तार कर लिया गया था। तो 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, 1922 को। और फिर कितने वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, तो 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन क्या किया गया, इनको स्वास्थ्य खराब होने के कारण इनको 1924 में यानी कि 2 वर्ष के बाद ही तुरंत छोड़ दिया गया था। ठीक,
अभी असहयोग आंदोलन है। असहयोग आंदोलन अगर आपसे पूछे कि ये शुरू कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था। अगर आपसे पूछे किसने चलाया था, तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। किसने चलाया था? महात्मा गांधी जी ने चलाया था। अभी कल की क्लास में ये सभी बातें आप लोग को बताई गई है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि चौरी चौरा कांड जो है असहयोग आंदोलन वापस कब हुआ। चौरी चौरा कांड के बाद फरवरी 1922 की घटना है। किसने चलाया था असहयोग आंदोलन? गांधी जी ने। कब चलाया था? तो 1924 में चलाया था। इसमें क्या हुआ था चौरी चौरा कांड में? 23 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया। डाटा एग्जाम में पूछा गया है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गांधी जी को गिरफ्तार कब किया गया? 10 फरवरी 1922 में 6 साल की सजा दी गई थी, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, जैसे मेरी स्वास्थ्य खराब हो रही है, इनको छोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि कौन भारत का पहला संरक्षित वन है? तो भारत का जो पहला संरक्षित वन है ना भैया, वो है आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो अब बताएंगे आप लोग सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। तो सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो ये भी कहाँ पे होगा? मध्य प्रदेश में ही होगा। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है, बस यही बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अब कुछ राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में देखेंगे। जैसे अभी हमने कल बताया था कि गिर जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो आप लोग बताए थे कि भैया गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है। ये तो बात ठीक है। तो ये क्या है? बाघ संरक्षित क्षेत्र। क्या है? बाघ संरक्षित क्षेत्र। यहाँ पे बाघ पाए जाते हैं, संरक्षित क्षेत्र है। और कौन से बाघ पाए जाते हैं? तो यहीं पे जो है फेमस है एशियाई शेर के लिए कौन सा नेशनल पार्क है, ये भी पूछा जाता है। तो वह गिर राष्ट्रीय उद्यान आप लोग का जवाब होता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे एशियाई शेर पाए जाते हैं, इसको बब्बर शेर भी बोलते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ हमने बताया था कि जो आपके भारत का जो पहला नेशनल पार्क था, ये कौन सा था? तो भारतीयों का जो पहला नेशनल पार्क था वो था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की अगर आपसे पूछे कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम था हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क इसका नाम था। अभी वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो चुका है? वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है। क्या हो गया है? रामगंगा नेशनल पार्क हो गया है, क्योंकि यहाँ से बीच से एक नदी बहती है। कौन सी नदी है? तो रामगंगा नदी इसके बीच से बहती है, रामगंगा नदी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए रिवीजन करते हैं कि कौन भारत का पहला संरक्षित वन है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला संरक्षित वन है। ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में। ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और एशियाई शेर के लिए ये फेमस है। किसके लिए? एशियाई शेर के लिए। जिम नेशनल पार्क ये भारत का पहला नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। वर्तमान समय में नाम रामगंगा नेशनल पार्क इसका हो गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है क्या कहलाती है? उसको वैज्ञानिक नाम है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य क्या बोलते हैं? ऐसे द्रव्य बोलते हैं। द्रव्य ये कितने प्रकार के होते हैं? पदार्थ जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार क्या हो गया? ठोस हो गया। ठोस जिसका आकार क्या होता है? आकार और आयतन क्या होता है? आकार और आयतन क्या होता है? ये निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। ठीक, उसको क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। ठोस। फिर आता है दूसरे नंबर पे द्रव होता है। द्रव इसमें क्या होता है? आकार तो क्या होता है? आकार तो अनिश्चित होता है। आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन जो है इसका आयतन जो है वो निश्चित होता है। जिस पात्र में रखेंगे उसका ये आकार जो है वो ग्रहण कर लेगा। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। फिर आता है आपका गैस। और गैस बड़ा बवाली आदमी, इसका ना आकार निश्चित होता है ना ही इसकी क्या होती है? आयतन निश्चित होती है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। ये दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। अनिश्चित होता है। कैसे लिखा जाएगा यार? लिख लेना, अनिश्चित होता है। फिर और पांचवा जो है ये तीसरा था। चौथा क्या होता है? चौथा होता है वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है प्लाज्मा। पांचवा क्या होता है? तो पांचवा होता है बोस आइंस्टीन। क्या होता है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट होता है।
तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए इस ब्रह्मांड में मौजूद प्रत्येक वस्तु जो पदार्थ से निर्मित है क्या कहलाती है, वो द्रव्य कहलाती है। एग्जाम में पूछा गया महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठोस क्या होता है, आकार और आकृति दोनों निश्चित होती है। आप लोग को बचपन में ही पढ़ाया गया है, लेकिन आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग को उस समय नहीं था खेलने से, आप पढ़ लीजिए। और द्रव क्या होता है, जिसका आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। गैस क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। और प्लाज्मा इसकी चौथी अवस्था और बोस्ट पांचवी अवस्था है, बोस आइंस्टीन पांचवी अवस्था है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, स्टैटिक से प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी पाटिल। कौन थी, प्रतिभा देवी पाटिल थी पहली महिला राष्ट्रपति। और इन्होंने जो है राष्ट्रपति ये कब बनी थी, तो 1907 से लेकर के ये कब बनी थी यार, ये जो है राष्ट्रपति कब बनती हैं, 2007 की 1907 था। तो ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। तो ये 2007 से 1907 कैसे होगा भाई, तो 2007 से लेकर के 2012 तक राष्ट्रपति बनी थी। और कितने नंबर की थी, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, ये 12वीं नंबर की थी, 12वीं नंबर की राष्ट्रपति बनी थी। ठीक, और अब आपसे पूछे कि जैसे अगर आपसे पूछे कि भारत की पहली जो है पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो वो थी आपकी, कौन थी, वो थी आपकी, क्या नाम था उनका, इंदिरा गांधी। क्या थी, इंदिरा गांधी। अभी इमरजेंसी एक मूवी भी आई है, इसमें कौन है कोई है, इंदिरा गांधी है, और मतलब इंदिरा गांधी के जीवन पे आधारित है। और पहली महिला मुख्यमंत्री हो गई, पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। पहली महिला जो है मुख्यमंत्री कौन है, तो ये है सुचेता कृपलानी। कौन है, सुचेता कृपलानी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये कहाँ बनी थी, उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछे कि पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी, पहली महिला जो है राज्यपाल कौन बनी थी, ये बनी थी आपकी, कौन है, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू बनी थी, कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। और पहली महिला जो है वो मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी, मुख्य न्यायाधीश कौन बनी थी पहली महिला, तो वो बनी थी आपकी, कौन बनी थी, लीला सेठ। कौन बनी थी, लीला सेठ। और किस कहाँ की, तो हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बनी थी। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि देखिए अगर आपसे पूछे कि प्रतिभा देवी पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, 2007 से 2012 तक थी, और 12वीं राष्ट्रपति ये बनती हैं। पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, इंदिरा गांधी है। पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश। पहली महिला राज्यपाल जो है सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। और भद्रा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो या तो भद्रा पूछ ले, या फिर बांदी पूछ ले, या फिर आपसे पूछे कि बांदीपुर अभयारण्य कहाँ पे है, या फिर आपसे पूछे कौन सा सोमेश्वर अभयारण्य कहाँ पे है, सोमेश्वर अभयारण्य। या फिर आपसे पूछ ले तुंगभद्रा अभयारण्य कहाँ पे है। तुंगभद्रा जो है तुंगभद्रा अभयारण्य ये कहाँ पे है, तो ये सभी जो अभयारण्य आपके कर्नाटक राज्य में, कहाँ पे है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। सभी जो अभयारण्य है ये कर्नाटक राज्य में है। और हमने बताया था कैमूर अभयारण्य अगर आपसे पूछे कहाँ पे, कैमूर अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपने बताया था कि ये बिहार में। कहाँ पे, बिहार में, हमने कहा था, अच्छी बात है। अगर आपसे पूछे कि चंद्रप्रभा अभयारण्य कहाँ पे है, तो आपने बताया था उत्तर प्रदेश में है, तो हमने कहा था अच्छी बात है, उत्तर प्रदेश में है। ठीक, ये भी बातें अच्छी है। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। गिर और नल सरोवर भी बता दीजिए। हमने बताया गिर एंड नल सरोवर ये अभयारण्य कहाँ पे है, नील और नल सरोवर जो है ये अभयारण्य दोनों जो है कहाँ पे स्थित है, तो आपने कहा था गुजरात में स्थित है। अच्छी बात है। चलिए और इसका रिवीजन करते हैं कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे है, या फिर बांदीपुर अभयारण्य पूछ ले, या फिर सोमेश्वर पूछ ले, तुंगभद्रा पूछ ले और भद्रा पूछ ले, तो सभी जो है आपको कहाँ मिलेंगे, कर्नाटक राज्य में मिलेंगे। ठीक, और गिर नेशनल पार्क कहाँ पे मिलेगा, और नल सरोवर जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगा, तो ये आपको गुजरात राज्य में मिलेगा। ठीक, गुजरात में। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पे, बिहार में मिलेगा।
और चंद्र प्रतिभा अभ्यारण्य कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में मिलेगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एक तो आप लोग ध्यान रखेंगे, विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय है जिनेवा में, हमने बताया जेनेवा, हमने बताया इसकी स्थापना कब हुई थी, 1995 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में हो गया। सदस्य कितने, 164 बताएंगे। और इसकी हेड कौन है, नागोजी ओंकाजा इवेला, हमने बताया था नागोजी ओंकाजा इवेला इसकी हेड है। ठीक, ओंकाजा इवेला नाइजीरिया की रहने वाली हैं। कहाँ की रहने वाली है, नाइजीरिया की। तो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे विश्व जो है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय पूछ ले कहाँ पे है, तो ये भी कहाँ पे है, जिनेवा में है। कहाँ पे, जिनेवा। WMO बोलते हैं इसको, WMO। तो और अगर आपसे पूछे और विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका भी मुख्यालय कहाँ पे, जिनेवा में। क्या है, जिनेवा में। इसको क्या बोलते हैं, WHO बोलते हैं। अगर आपसे पूछे कि विश्व जो है, क्या पूछ ले अगर आपसे, विश्व श्रम संगठन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन होता है ये। अगर आपसे पूछे कहाँ पे है, अंतरराष्ट्रीय जो है श्रम संगठन, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये भी जिनेवा में है। जिनेवा में है। इसको बोलते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और एक रेड क्रॉस की बात करें, रेड क्रॉस की बात करें, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये भी जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी कि 63 में, 1963 में हुई थी। ठीक, ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए रिवीजन करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में है। और विश्व मौसम विज्ञान WMO, तो ये भी कहाँ पे, जिनेवा में। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा में 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना होती है। और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, ये भी ILO जिनेवा में स्थित है। और रेड क्रॉस की जो है स्थापना 1963 में, जिनेवा में भी इसका मुख्यालय है। ठीक, बात करते हैं वित्त आयोग के गठन किस अनुच्छेद में होता है, तो वित्त आयोग का गठन जो है 280 अनुच्छेद में, अनुच्छेद नंबर 280 में होता है। अगर आपसे पूछे वित्त आयोग की जो स्थापना कब हुई थी, वित्त आयोग की स्थापना 1951 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि वित्त आयोग के जो पहले इसके अध्यक्ष कौन थे, वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो KC नियोगी इसके अध्यक्ष थे। KC नियोगी पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान समय इसके अध्यक्ष कौन है, वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है, अभी इसके अध्यक्ष जो है वो चेंज हो गए हैं, अरविंद पनगड़िया बन गए हैं, अरविंद पनगड़िया बन गए हैं इसके अध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया बने हैं। अरविंद पनगड़िया 16वें नंबर के, इससे पहले थे NK सिंह, नंद किशोर सिंह। ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछे वित्त आयोग के बारे में, अगर आपसे पूछे कि इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है, इनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग जो होते हैं इनका कार्यकाल जो होता है वो 5 वर्ष होता है। कितना, 5 वर्ष होता है। अगर आपसे पूछे इनके सदस्यों की नियुक्ति जो कौन करता है, सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये जो करते हैं आपके राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करते हैं, राष्ट्रपति महोदय करते हैं। तो इतनी बातें आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है। पॉलिटी से महत्वपूर्ण प्रश्न था, तो पॉलिटी की चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, 280 अनुच्छेद में हुआ था। अगर आपसे पूछे स्थापना 1951 में। पहले अध्यक्ष कौन थे, KC नियोगी थे पहले अध्यक्ष। वर्तमान समय अध्यक्ष इनके अरविंद पनगड़िया हैं। और कार्यकाल कितना है इनका, 5 वर्ष का है। सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति जी करते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पे पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसमें आवश्यकता से अधिक लोग काम में लगे रहते हैं जबकि उतने लोगों की आवश्यकता होती नहीं है, तो उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये कृषि में देखी जाती है, सर्वाधिक कृषि में देखी जाती है। अच्छा, अगर कृषि से संबंधित अगर आपसे पूछे कि जो है आप लोग बताएंगे बोरलॉग पुरस्कार जो है, बोरलॉग पुरस्कार ये पूछा जाता है, बोरलॉग पुरस्कार ये पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। हो गया। अगर आपसे पूछे कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र हैं, उसमें से प्राथमिक क्षेत्र जो है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, उसमें जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो किस पे निर्भर होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र होता है जो अर्थव्यवस्था का
वो जो है निर्भर किस पे होता है, वो कृषि पे निर्भर होता है। तो ये भी बात एग्जाम में पूछी जाती है, कृषि पर निर्भर होता है। अगला बात है, अगर आपसे पूछे खाद्य एवं किसी संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, खाद्य एवं कृषि संगठन इसका पूछ ले आपसे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये रोम में है। रोम कहाँ पे है, इटली में है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न आप लोग बताएंगे कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय जो योजना था, इस पे सर्वाधिक जो है ध्यान किस पे दिया गया था, तो सर्वाधिक जोर किस पे दिया गया था, कृषि पे दिया गया था। वैसे पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए कि प्रचंड बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है, कृषि में पाई जाती है। हमने बताया बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कृषि में दिया जाता है। प्राथमिक क्षेत्र जो है निर्भर किस पे है सर्वाधिक, तो कृषि पे निर्भर है, कृषि पे पूरी तरह से निर्भर है। और द्वितीय क्षेत्र जो है उद्योगों पे, तीसरी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम इटली में है। उसके बाद प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 1956 तक चली थी। इस पर सर्वाधिक जोर किस पे दिया गया था, कृषि पे दिया गया था। बढ़ते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जो है खाते खोले गए, कितने खाते हैं, तो ये योजना जो है कब शुरू होती है, तो ये इसका डेट आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार पूछा गया। 22 जनवरी 2015 पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। कहाँ से, पानीपत हरियाणा से इसको शुरू किया गया था। और इसके तहत जो खाता खोला गया है उसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। क्या बोलते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना। इसमें क्या किया गया, इस योजना को लाया गया 2015 में। और जो है इसमें इसके तहत बैंक खाते खोले गए बालिकाओं में पैसा जमा करने के लिए। 10 वर्ष से जो कम आयु की बच्ची होती हैं उनके लिए था, कम आयु। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये भी पूछा गया कि कितने वर्ष से कम आयु की बच्चियों के लिए था, तो 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के लिए ये था। ठीक, शुरुआत किसने किया था, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे इस योजना को शुरुआत किसने किया था, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको शुरू किया था। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान रखना है, इतनी बातें आप लोग को कम से कम ध्यान रखना है। ठीक, अब बढ़ते हैं, चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए हमने क्या बताया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अभियान के तहत खोले गए खाते का नाम क्या था, सुकन्या समृद्धि योजना। आज भी ये जो है खाते खोले जाते हैं, आप लोग नज़दीकी बैंक में जाकर खुलवा सकते हैं। 2015 जो है इसकी जो है योजना आई थी। 10 वर्ष से कम बच्चियों की जो है आयु के लिए है ये, आप लोग खाता खुलवा सकते हैं ताकि भविष्य में उनके लिए कुछ धन इकट्ठा किया जा सके, ताकि शादी विवाह या फिर पढ़ाई लिखाई में काम आ सके। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। 26 जनवरी 2015 से शुरू हुई थी, पानीपत हरियाणा से। अगला प्रश्न कि श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी। अभी कल का ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इकोनॉमी से प्रश्न है, योजना वगैरह आपको इकोनॉमी में पढ़ाए जाएंगे। श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी, तो ये भी देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। श्वेत क्रांति किस राज्य से शुरू हुई थी, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि श्वेत क्रांति जो है ये भारत के गुजरात राज्य में शुरू हुई थी। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। अगर आपसे पूछे कि ये संबंधित किस चीज से है श्वेत क्रांति, तो ये संबंधित जो है ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध से संबंधित है। दूध से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। जैसे आप लोग को क्या देखना है, दूध से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे दूध में अगर आपसे पूछे कि इसमें अम्ल कौन सा पाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, क्योंकि इसमें पूछे चीजें पूछी गई है। शर्करा कौन पे पाया जाता है, तो शर्करा अगर आपसे पूछे कि इसमें शर्करा कौन सा पाया जाता है दूध में, तो शर्करा जो है लैक्टोज नामक शर्करा पाया जाता है, लैक्टोज नामक शर्करा। अगर आपसे पूछे कि इसकी माप किसे करते हैं, माप, तो इसको माप जो है लैक्टोमीटर से करते हैं। किसको, इसकी माप जो है लैक्टोमीटर से करते हैं। अगर आपसे पूछे दूध का जो है पीएच मान कितना होता है, पीएच मान कितना होता है दूध का, तो पीएच मान जो होता है इसका 6.4 होता है। अगर आपसे पूछे कि इसमें जो है इसका जो सफ़ेद रंग क्यों होता है, सफ़ेद दूध में सफ़ेद रंग किसकी वजह से होता है, तो ये होता है केसिन प्रोटीन की वजह से। कौन सा प्रोटीन इसमें पाया जाता है, केसिन प्रोटीन की वजह से सफ़ेद रंग होता है दूध में। और सब दूध का हल्का पीला रंग, अगर आपसे पूछे दूध का पीला रंग क्यों होता है, हल्का पीला रंग, या फिर पूछता है गाय के दूध का हल्का पीला रंग क्यों होता है, तो कैरोटीन की वजह से। किसकी वजह से, कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है हल्का पीला रंग। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दूध का पाचन अगर आपसे पूछे कौन सा एंजाइम करता है, तो ये रेनिन एंजाइम इसमें पाचन करता है, रेनिन
एंजाइम इसमें पाचन करता है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान रखना। चलिए रिवीजन करते हैं इसका कि श्वेत क्रांति किस राज्य में शुरू हुई थी, तो गुजरात में शुरू हुई थी। इसको क्या बोलते हैं, ऑपरेशन फ्लड। संबंधित किससे, दूध से है। पाचन इस दूध में कौन करता है, तो रेनिन एंजाइम दूध का पाचन करता है। इसमें अम्ल जो है लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं, शर्करा जो है लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। माप किसमें करते हैं, तो लैक्टोमीटर से। पीएच मान 6.4 होता है। सफेद रंग इसका होता है केसिन प्रोटीन की वजह से। दूध का हल्का पीला रंग जो होता है कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। जीएसएलवी का पूरा रूप क्या है, तो इसका पूरा रूप है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। ठीक, व्हीकल। ठीक, अगर आपसे पूछे कि पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएसएलवी बहुत ज़्यादा इजी है। इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे एएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है ऑन्गमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि देखिए जीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या है, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। और एएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑन्गमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो जय हिंद। आज की क्लास में बस इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिए, नहीं चैनल को नहीं लाइक कर पाएंगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों तक शेयर भी करिए। क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। ठीक, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।